Okay, good afternoon. I tried my best, but अभी Good morning, live ma'am. नहीं Good कर morning, पाए। ma'am. Good morning, ma'am. good Good morning, morning, good Good morning. afternoon. बस गुड Good मॉर्निंग। morning, ma'am. मैं थोड़ा लाइव करने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ Good टेक्निकल morning, प्रॉब्लम में ma'am. हो नहीं पाया। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम से यानी कि नेक्स्ट क्लास से लाइव कर लेंगे। अभी ऐसे ही बहुत सारा टाइम निकल गया, तो मैं शुरू करती हूँ। बताओ क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? ऑर्गेनाइजिंग पढ़ रहे थे शायद हम लोग। Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, Ma'am. ओके ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए तुम लोग सबको म्यूट करती हूँ, मैं वो शेयर करती हूँ स्क्रीन। एक सेकंड। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है कल तक जो पढ़े थे उसमें, ऑर्गेनाइजिंग में? नो? ओके, आगे बढ़ते फिर हम लोग। ये सब हो चुका था। लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी हो चुकी थी, लाइन रिलेशनशिप एंड स्टाफ रिलेशनशिप हमने कवर कर लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ये सब कर लिया है। डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी भी कर लिया है। ठीक है, अब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग शुरू करना था। इसमें डिवीजन ऑफ वर्क हो चुका है, कोऑर्डिनेशन हो चुका है, एक सेकेंड मिली, प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन हो चुका है, वेल डिफाइंड, या आस्क क्वेश्चंस, या से प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन एक बार बता दीजिए। ठीक है, मैं फिर बता देती हूँ। प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन का मतलब ये होता है कि नॉर्मली जो हम सिंगुलर प्लूरल बोलते हैं ना, ये तो समझ में आता होगा, यानी बहुत ज्यादा। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग तभी पॉसिबल है जब आपको कोई काम ग्रुप में करना हो या फिर बहुत सारे लोगों के साथ करना हो, फिर तो आप डिवीजन ऑफ वर्क करेंगे, फिर तो आप उनको उनके स्किल के बेसिस पे काम असाइन करेंगे। सपोज करो तुमने वर्क को डिवाइड कर लिया डिफरेंट एलिमेंट्स में, सिंपलर एलिमेंट्स में, लेकिन कोई है ही नहीं जिसको आप वो काम असाइन कर सके, तो आपको सारे काम तो खुद ही करने पड़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो क्या ऑर्गेनाइज करेगा, क्या डिवीजन ऑफ वर्क होगा? समझ में आया? इसीलिए प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ मेनी पर्सन हु असेंबल टू फुलफिल अ कॉमन पर्पस। यानी कि कोई फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ये संगठन से रिलेशन है, कोई संगठन जो होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ मेनी पर्सन, बहुत सारे लोग उसमें होते हैं, और वो क्यों एक साथ आते हैं? किसी कॉमन गोल्स या पर्पस को अचीव करने के लिए। तो ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी जो है, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी जो है, वर्ब जो है, वो भी तभी पॉसिबल है जब आपके टीम में एक से अधिक लोग हैं। तभी तो आप काम को डिवाइड कर पाओगे और इंडिविजुअल को पर्टिकुलर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल बना पाओगे। यस संजना? मैम अकाउंटेबिलिटी को एक बार फिर से डिफाइन कर दीजिए ना। अच्छा ठीक है, इस क्लास में कोई अकाउंटेबिलिटी डिफाइन कर सकता है? अभी मैं कर दूंगी, पर कुछ पढ़ाया है तो आप लोगों से भी गुरु दक्षिणा चाहिए ना। कैनन, या देयर टू हैंड्स, यस, पहले जिसने उठाया था मैं उसी को मौका देती हूँ। शुभम, या ट्राई। यस मैम, अकाउंटेबिलिटी होता है आंसरेबिलिटी। या वेरी जैसे गुड। हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया तो उसका पूरा, उसको मतलब कंप्लीट करके उसका आंसर हमें ही देना है। यस, करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड शुभम। और कुछ ऐड करना है? मैम मतलब एक टाइप से इसको जवाबदेही बोला जा सकता है। बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, थैंक यू शुभम। मैं आखिरी थी, आपको भी अलाउ कर रही हूँ, आप भी अपना आंसर दे सकते हैं। यस मैम, अकाउंटेबिलिटी आप बताई थी कि जैसे अगर आप कोई काम हमको दे रहे हैं तो वो काम अगर कंप्लीट हुआ, अगर नहीं हुआ तो उसका उत्तरदायी हम होंगे। ठीक है, और इन द हिंदी मीनिंग बोले तो उत्तरदायित्व होता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। लेकिन हम लोग अभी हिंदी इंग्लिश नहीं, आप लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया, बस एक लाइन और ऐड कर दीजिए इसमें तो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब होता है जवाबदारी, मतलब होता है उत्तरदायित्व, यानी कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि आपको सीनियर ने, आपको मैंने कुछ काम दिया, अगर आप उस समय बिजी हैं किसी काम में तो आप अपने जूनियर्स को, अपने कलीग्स को वो काम डेलीगेट तो कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी यानी कि
responsibility and authority can be delegated but accountability is not delegated. accountability is fixed, यानी कि जिसकी वो जिम्मेदारी थी काम करने की, उसी से जवाबदारी, उसी से पूछा जाएगा वो काम हुआ या नहीं हुआ। अगर आपने जिस किसी को डेलीगेट किया उससे आप फीडबैक लीजिए, उसको आप टाइम टाइम पे फोन करके याद दिलाइए या फिर उनसे आप रिपोर्ट मांगिए कि वो काम कितना हुआ मुझे बताओ। क्यों? क्योंकि जवाब तो फाइनली सीनियर को आपको ही देना है, क्योंकि सीनियर ने वो काम आपको असाइन किया था, राइट। तो आप बस एक लाइन ऐड कर दो इसमें शुभम और आकृति, आपका आंसर बिल्कुल सही है कि authority and responsibility can be delegated but accountabilities are fixed and it cannot be delegated to anybody, right? yes, इसी से फिक्स होता है कि ये किसका काम है। ओके, क्लियर हो गया? मिलिंद और कुछ पूछना है? हाँ, एक सेकेंड, या आस्क। मैम अकाउंटेबिलिटी को तो ये भी बोल सकते हैं ना कि वर्क इज डन प्रॉपर्ली एंड अथॉरिटी शुड बी प्रॉपर्ली यूज्ड। या बिल्कुल, वो तो उसी का पार्ट है, लेकिन आप समझ लीजिए कि अकाउंटेबिलिटी क्या हुआ, ठीक है ना। वो आपकी जिम्मेदारी है कि वो काम हुआ है, आप नहीं भी कर रहे हैं, अगर कोई और भी कर रहा है तो मेक श्योर कि वो कर रहा है, हो चुका, एंड रिपोर्ट बैक कि आपका काम हो गया। यानी कि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने दिया है, ठीक है ना, फर्दर जिसको आपने काम डेलीगेट किया, काम डेलीगेट करने का मतलब होता है कि अपना काम शेयर करना, वर्कलोड शेयर करना किसी और के साथ। तो जिसको आपने अपना काम सौंपा है उसको आपने उतनी अथॉरिटी भी दी है, तो उसने क्या उसको प्रॉपर्ली यूज किया। बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़े, और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ठीक है, वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुका है। ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, ये भी हो चुका। मैंने कहा था कि अगर अभी आपको नहीं भी समझ में आ रहा हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप, तो हम आगे यही पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसीलिए अभी इस पॉइंट को तुम ऐसे समझ लो कि ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर जूनियर का एक रिलेशनशिप बनता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं। कभी वो लाइन स्ट्रक्चर होता है, कभी वो लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर होता है, कभी वो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, कभी वो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है, कभी वो कम्युनिटी स्ट्रक्चर होता है, कभी वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर होता है। अब हम इसको फर्दर आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इससे ज्यादा अभी इस पॉइंट पे डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि इसको हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है। या रविराज बोलिए। मैम मैट्रिक्स क्या हुआ जो अभी आप बोली मैम? थोड़ा सब्र करो, मैंने बताया ये सब पढ़ेंगे। कल भी मैंने बताया था कि मैट्रिक्स क्या, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, बताएंगे। मैं आगे उस पर चलूंगी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर में, तो आपको वो भी बता दूंगी। या सूरज। मैम हायरार्की और स्कॉलर चेन सेम चीज है? नहीं, बिल्कुल सेम चीज नहीं है। हायरार्की इज डिफरेंट थिंग। हायरार्की क्रिएट्स सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। मेरे सीनियर कौन है, उनके सीनियर कौन है, उनके सीनियर कौन है। आपके फैमिली में भी हायरार्की है, पता है। आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर, आप, उसके बाद आपके बच्चे, उसके बाद उनके बच्चे, उसके बाद उनके बच्चे। दिस क्रिएट्स हायरार्की, राइट। यानी कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ऊपर की तरफ जो होता है वो टॉप लेवल माना जाता है, और जो सबसे बॉटम पे होता है उस पिरामिड में, उस ट्राइंगल में, वो सबसे छोटा, यंगेस्ट होता है उस जनरेशन का, उस हायरार्की का। समझ में आया? इसको हायरार्की बोलते हैं। या डिफरेंट सीनियर जूनियर का जो रिलेशनशिप होता है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, इट क्रिएट्स अ हायरार्की, राइट। समझ में आया? जो आपके अपने परिवार में भी होता है, तो ये हायरार्की है। लेकिन स्केलर चेन इज नॉट द सेम थिंग। स्केलर चेन का मतलब होता है a formal way of communication where from one point to another point, from junior to senior, everybody is considered, everybody is included in a loop, and जो इंफॉर्मेशन होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, और हर एक हायरार्की पे उसको भेजा जाता है, तब जाकर के वो टॉप लेवल पे पहुंचता है। एंड इसी तरह टॉप लेवल जब आंसर करते हैं तो वो सीधा सीधा जूनियर के पास नहीं आ जाता है, बॉटम के पास। वो एकदम सीरीज से एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे के पास पहुंचता है। तो दिस इज अ फॉर्मल चेन ऑफ कम्युनिकेशन। ये इसलिए किया जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी बना रहे और हर एक किसी को पता रहे कि कौन किस काम में इंगेज है, किसको कौन सा काम असाइन किया गया है, ताकि आप यूनिटी ऑफ कमांड, जो एक दूसरा
पॉइंट था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का, उसको भी आप फॉलो कर सकेंगे। आपको पता रहेगा तो जो बॉस है वो उसको मल्टीपल टास्क असाइन नहीं करेगा इफ जूनियर इज बिजी इन समथिंग डिफरेंट, राइट। तो ये भी एक क्लैरिटी होता है कि कौन कौन से काम में बिजी है। इसको हम स्केलर चेन बोलते हैं। दिस इज अ फॉर्मल चेन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की। अब क्लियर हुआ? ठीक है। और इसी में जब इमरजेंसी कम्युनिकेशन हम यूज करते हैं तो इमरजेंसी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को बोलते हैं हम गैंग प्लैंक कम्युनिकेशन, राइट। जहां पे आप यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए बाईपास कर सकते हैं, आप थोड़ी देर के लिए सीधा पहुंच सकते हैं, जिनसे आपको डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है वहां तक हर एक लेवल पे पहुंचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको हमेशा यूज नहीं करेंगे, इसको बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करेंगे। ठीक है। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पे। अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी भी पूछ लीजिए, वरना हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन करना है? यस अमृता पूछिए। मैम ये स्केलर चेंज का जो रूल है वो हर जगह जरूरी नहीं ना है कि फॉलो करना है? क्यों नहीं फॉलो करना है? स्केलर चेन अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पे बिलीव करते हैं तो आप उनके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करिए। अगर आप प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो उसमें एक प्रिंसिपल ये भी है। अगर आप इस पे बिलीव ही नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आप कोई दूसरा अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो फिर ठीक है, राइट। तो कोई बात नहीं, इट डिपेंड्स। देखो दे आर डिफरेंट अप्रोच। अप्रोच का क्या मतलब होता है? अभी हमने प्लानिंग में भी अप्रोच आपको बताया कि कहीं पे तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को सिर्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम ही जो डिसीजन लेंगे वही सही होगा, तो किसी और को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करता है, प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं करता, सारा काम खुद करता है। किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उनको लगता है कि नहीं, हमको तो अपने एम्प्लॉयज को भी पार्टिसिपेशन का मौका देना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए कि उनका क्या राय है, उनका क्या व्यू है, ठीक है। तो जब हम उनको बुला करके अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं और डिसीजन मेकिंग में उनको इन्वॉल्व होने का मौका देते हैं तो वो पार्टिसिपेटरी अप्रोच हो गया। उसको हम बोल सकते हैं कि वो टीम अप्रोच से काम कर रहा है, कह सकते हैं ना, समझ में आया? तो ये डिपेंड्स होता है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की क्या फिलॉसफी है। इफ यू वांटेड टू अप्लाई ऑल दोस प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट तो आप उसको भी फॉलो करेंगे। इफ यू वांट टू फॉलो समथिंग एल्स यू फॉलो समथिंग एल्स, राइट। ओके मैम, ठीक है, समझ लो कि वो होता क्या है, राइट। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पे। इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजिंग का, जो मैंने आपको बताया भी था कि जो डिवीजन ऑफ वर्क का भी इंपॉर्टेंस है। डिवीजन ऑफ वर्क के टाइम मैंने बताया था कि इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है। क्या कोई बता सकता है व्हाट आर द पॉजिटिव पॉइंट्स? एक व्हाट इज द पॉजिटिव पॉइंट्स एंड एक व्हाट इज द नेगेटिव पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क? सिर्फ एक एक जो एक्चुअली मेजर है। या मैं सबसे पहले ये मौका भी अमृता को ही दूंगी, ठीक है, बोलिए। मैम ताकि काम अच्छे से हो और जल्दी हो। नहीं, मुझे थोड़ा कॉन्क्रीट आंसर चाहिए, सॉरी अमृता। मिलिंद यस। When work is divided and there should not be any no duplication or overlapping of activities. ओके, तो एक इसका ये बेनिफिट हो गया कि वर्क इज डिवाइडेड एंड देयर इज नो ओवरलैपिंग या डुप्लीकेशन ऑफ एनी एक्टिविटी। एक नेगेटिव पॉइंट भी बता दीजिए। मैम नेगेटिव हो सकता है कि अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी का गलत यूज हो, मतलब कुछ ऐसा। अच्छा ठीक है, ओके। यशांशी आपको मैंने अनम्यूट किया, या आंसर? चलिए करिए फिर से। मैम पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जिसको जो वर्क आता है उसको वही वर्क दिया जाता है तो वर्क अच्छे से कंप्लीट होता है। और नेगेटिव पॉइंट ये है कि कुछ नया सीखने को नहीं मिलता है। शाबाश, वेरी गुड। यही है एक्चुअली मेजर डिफरेंस, वेरी गुड। यही इसका पॉइंट है। आपने जो बताया मिलिंद वो भी सही है कि इससे डुप्लीकेशन नहीं होता, डिवीजन ऑफ वर्क होता है तो कंफ्यूजन नहीं होता, ओवरलैपिंग नहीं होता, डुप्लीकेशन नहीं होता है काम का, और काम सही से होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक और पॉइंट है इसके बेनिफिट में जो मैंने आप लोगों को बताया था कि डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्क में एक अच्छी बात यह है कि जो स्पेशलिस्ट है, जो स्पेशलाइज्ड है, जो उस एरिया का एक्सपर्ट है, उसको वो रेपिटेडली कर रहा है तो काम का क्वालिटी ऑब्वियसली जो टाइम है वो कम हो जाएगा, रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन वो बहुत इफिशिएंटली हो पाएगा और काम का जो क्वालिटी वो भी बहुत अच्छा होगा। तो क्यों ऐसे होगा? क्योंकि उसको वो काम करने की आदत पड़ गई है।
वो ऊँघता हुआ भी करेगा तो वो काम सही ही होगा, इतना ज्यादा वो उसमें डूबा हुआ, इतना ज्यादा वो उसका प्रैक्टिस है वो काम करने का। ये तो स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट है, यानी ये वो डिवीजन ऑफ वर्क का बेनिफिट है। लेकिन नेगेटिव बात क्या है कि आप बस उसी चीज के दक्ष बन करके रह जाओगे, बाकी के जो काम है ऑर्गेनाइजेशन में वो आप बिल्कुल उससे दूर चले जाओगे। तो कल को सपोज करो किसी को रोटेट करने की जरूरत हो, किसी को रिप्लेस करने की जरूरत हो, तो आप उसके काम नहीं आ पाएंगे। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आप यू बिकम, जो एक कहावत है ना, यू बिकम मास्टर ऑफ वन आर्ट, लेकिन एक होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, यानी कि जो सब कुछ जानता है लेकिन किसी में मास्टरी नहीं है। ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी बहुत अच्छी बात नहीं कि आप सिर्फ एक ही चीज जानते हैं बाकी और कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि आजकल के सिनेरियो में मल्टीटास्किंग होना भी जरूरी है, राइट। मल्टीटास्किंग इज ए क्वालिटी। आपको थोड़ा बहुत अपने आप के अपने स्कोप को बढ़ाना चाहिए, राइट। ठीक है, मिलिंद पूछिए। मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट लैक्स क्रिएटिविटी, या इट लैक्स क्रिएटिविटी बोल सकते हैं। आपको कुछ नया करने का मौका ही नहीं मिला तो यू लैक ऑल दिस स्किल, राइट। आप एक ही काम में लगे रह गए, ठीक है। तो ये अब हम, वो तो डिवीजन ऑफ वर्क का मैंने पढ़ा है, अब ये बेनिफिट्स है। तो ऑब्वियसली मैं जब ऑर्गेनाइजेशन बता रही तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन में एक कैरेक्टरिस्टिक्स और बहुत शुरू से बता रही हूँ कि ऑर्गेनाइजिंग एक्चुअली क्या है, टास्क को सिंपलर एलिमेंट में ब्रेक करके किसी को असाइन करना, यही ऑर्गेनाइजिंग है। जो सिमिलर एक्टिविटीज है उसका एक ग्रुप बनाते हैं और फिर उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप को असाइन कर देते हैं वो काम। तो इससे जो बेनिफिट होता है वो एक है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो अभी हमने आपको बताया कि इसका एक डायरेक्ट इसका जो असर पड़ता है वो क्वालिटी ऑफ वर्क पे पड़ता है। एक स्पेशलाइज्ड आदमी, एक एक्सपर्ट आदमी उस काम को अगर कर रहा है तो ऑब्वियसली वो बेहतर होगा एक कॉमन आदमी या फिर बहुत ज्यादा अगर वो उसमें वेटरन नहीं है तो उसके रिलेटिवली। समझ में आया? अर्जुन को तीर धनुष ही शोभा देता था, राइट, क्योंकि वो उसमें एक्सपर्ट था, उसमें वो एट होम था, राइट, ही इज एट होम इन आर्चरी। लेकिन अगर उसको हम कुछ और पकड़ा देते, कुश्ती करने के लिए पकड़ा देते, या उसको गदा, तो गदा में तो एक्सपर्ट भीम था। समझ में आया? तो ये एक्सपर्टाइज है, एक्सपर्टाइज का बेनिफिट मिलेगा। लड़ने के लिए आप किसी चीज से लड़ सकते हैं, लेकिन अर्जुन को तीर धनुष ही शोभा देता है और भीम को गदा ही शोभा देता है। समझ में आया? क्योंकि वो अपना अपना स्पेशलाइजेशन था उन लोगों का। क्लियर? ये बेनिफिट है इसका आपको, उस चीज का जब आप उनको लगातार वो काम करने का मौका देते हैं तो आपको बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलता है। आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क होता है वो अच्छा होता है और जो इफिशियंसी आना चाहिए काम में, रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन होता है वो इफेक्टिवली और इफिशिएंटली हो पाता है, राइट। अब दूसरा पॉइंट है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। जब आपने ऑर्गेनाइज कर दिया है एंड आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, सपोज जितेंद्र सर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ ऑल IT रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसमें वो उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करना है और इससे रिलेटेड, या फिर ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल यूनिवर्सिटी रिलेटेड, आपके एडमिशन से, आपके एग्जाम से, आपके रिजल्ट से रिलेटेड सारे काम को उनको देखना है। तो नाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल। क्लियर है बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन में कि अगर हमको यूनिवर्सिटी में एग्जाम के डेट के बारे में पता करना होगा, फी के बारे में पता करना पड़ेगा, री एग्जाम में अपीयर होना है उसके बारे में पता करना, तो होम टू आस्क? सोनी मैम, सोनी मैम को पूछेंगे जल्दी, किसको पूछेंगे? एक सेकेंड, या बोलिए कृत, किसको पूछेंगे? जितेंद्र सर को। जितेंद्र सर को। यस, बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो पूरे जैसे आपको बिल्कुल क्लियर है वैसे ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर है कि कौन आदमी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको मालूम है कि इस चीज से रिलेटेड टास्क हमको क्वेरी यहीं पे करना है, उसी को दी गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसी के पास ये ऑथोरिटी है कि वो इस काम से रिलेटेड काम को आगे कैसे बढ़ाना है वो डिसीजन ले सके। तो इट क्लैरिफाइज द पोजीशन, इट क्लैरिफाइज यू कि कौन किसके लिए जिम्मेदार है और कौन किसका सीनियर है, कौन किसकी जूनियर है। इट हेल्प्स इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। क्लियर हो गया ये? ठीक है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैंने अभी बताया जब आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आपका जो रिसोर्सेज वो इफेक्टिवली यूटिलाइज होता है, इफिशिएंटली यूटिलाइज होता है। समय को ले लो, रिसोर्सेज को ले लो, जिस चीज को भी आप ले लो, मैन पावर को ले लो। क्या कर रहे हैं आप? सोनी मैम अकाउंट्स नहीं पढ़ा सकती है, बिल्कुल नहीं पढ़ा सकती है, ठीक है ना, तो सोनी मैम को अकाउंट्स मत पढ़ाने दो,
क्योंकि वो एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर सोनी मैम भी कुछ पढ़ा देगी और बच्चे को भी कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत पुअर परफॉर्मेंस हो जाएगा, सीधा कंप्लेन आ जाएंगे मैनेजमेंट की, क्या पढ़ा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको हटाइए, आपको दूसरा अकाउंट्स का टीचर लाइए। क्यों? क्योंकि आई एम मिस प्लेस्ड, ठीक है ना, मैं सही जगह पे प्लेस नहीं की गई हूँ। मैं क्या पढ़ा सकती हूँ, मुझे वो पढ़ाने को मिले जो अकाउंट्स पढ़ा सकते हैं, जिनका अकाउंट्स में स्पेशलाइजेशन, उनको वो पढ़ाने के लिए मिले, तो आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। अभी आप हुआ ना बेनिफिशियल, क्योंकि रिजल्ट क्या है, बेहतर आ रहा है, इफिशिएंटली आ रहा है, मैं अपने जितना भी मेरा अपना नॉलेज है और जितना स्कोप है उसमें मैं अपना बेस्ट डिलीवर कर पा रही हूँ, राइट? आई थिंक सो। तो ये होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, यानी कि आप लोगों का भी बेहतर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अगर आप उनको उनके फील्ड से रिलेटेड काम देते हैं तो। उसके अलावा और टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, काम को डुप्लीकेट होने से मना कर डुप्लीकेशन से रोक सकते हैं, यानी कि एक ही आदमी दो काम में नहीं लगा हुआ। खुर्शीद सर और जितेंद्र सर दोनों ही यूनिवर्सिटी का काम नहीं कर रहे, एक अपना इंटरनल फॉर्म भरने का या कुछ और काम कर रहे हैं और दूसरा अपना यूनिवर्सिटी का काम कर रहे हैं। तो डुप्लीकेशन नहीं हुआ तो फिर हर एक लोग, हर एक रिसोर्सेज और टाइम सभी ऑप्टिमली यूटिलाइज हुए, सारा मशीन, सारा मटेरियल, सारा टाइम, फिनेंसेस, सब कुछ प्रॉपरली यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि आपने वेल डिफाइन कर रखा है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और कौन क्या क्या यूटिलाइज कर सकता है। क्लियर हुआ? वाई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है। एडेप्टेशन टू चेंज, एडेप्टेशन टू चेंज मतलब ऑर्गेनाइजेशन, मैंने प्लानिंग तो हेल्प करता ही है, अभी प्लानिंग हमने खत्म किया है, इतनी जल्दी भूलेंगे नहीं उसको। प्लानिंग का इंपॉर्टेंस था कि इट helps us to offset the uncertainty and changes, था ना इंपॉर्टेंस का पहला ही पॉइंट। ये आपके ऑफसेट एंड जो आपका फ्यूचर अनसर्टेन चेंजेज हो जाता है फ्यूचर में, उसको क्या करता है, मैनेज करने में, उस शॉक को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, कम से कम डैमेजेज में आपका काम निकाल देता है, वो प्लानिंग का काम है ना। ऑर्गेनाइजिंग भी कैसे हेल्प करता है चेंज में एडेप्ट करने के लिए? एक्चुअली ये जो प्रोसेस है वो क्या है, एडेप्टिंग टू एनी चेंज, यही तो ये प्रोसेस है। ये तभी हो सकता है जब आपका क्लियर नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप होता है, राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन ऑफ वर्क है, क्लियर कट कम्युनिकेशन है, नेटवर्क है। तो क्या करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट को जैसे ही पता चलता है, नॉर्मली जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेते हैं। और वो क्यों लेते हैं? क्योंकि वो ज्यादा घूमते फिरते हैं, वो ज्यादा बिजनेस को ऑब्जर्व करते हैं, उनको पता होता है कि अपकमिंग टाइम में कैसा चेंजेज आने वाला है। जो चेंजेज आने वाला है, कहते हैं ना कि एंटरप्रेन्योर्स में एक स्किल होता है, विजनरी होते हैं वो लोग, ठीक है ना, दे आर नॉट ज्योतिष, दे आर विजनरी, उनको पता होता है फ्यूचर में किस तरीके का डिमांड क्रिएट होने वाला है। और जो एंटरप्रेन्योर जितना क्लियर होगा इस चीज में, वो उतना सक्सेसफुल होगा, क्योंकि उसको पता होगा कि आने वाले 2-3 साल में कौन सा ट्रेंड फॉलो हो रहा है। ये जितना रिसर्च होता है ना, ये जिसमें एक ट्रेंड एनालिसिस है, दीज ऑल आर द इनपुट्स जिसको वो यूज करते हैं एंड देन दे प्रेडिक्ट द चेंज, कि किस तरीके का चेंज आने वाला है। एक सेकेंड, कुछ बच्चों ने चैट किया। ठीक है, कह सकते हैं या ठीक है, पता नहीं तुम लोग क्या चैट कर रहे थे। ओके, तो मैंने क्या बोला, एडेप्टेशन टू चेंज, यानी कि जैसे ही टॉप लेवल मैनेजमेंट समझ में आ जाता है कि ये चेंज होने वाला है, वो क्या करता है, अपने पूरे मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है, फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। वो ये कम्युनिकेट करता है कि नाउ वी हैव टू अडेप्ट आवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू दिस चेंज, क्योंकि फ्यूचर में ये डिमांड होने वाला है, फ्यूचर में वर्चुअल क्लासेस होने वाले हैं, इसीलिए सब लोग जूम और ये सब चीजों को एडप्ट कर लो, अपने इसके अंदर ढाल लो, प्रैक्टिस में ले आओ, ताकि हम लंबे समय तक इसको चला सके, खींच सके। ठीक है, समझ में आया? कितने सारे ऑनलाइन क्लासेस है, मैं भी देखती हूँ यहाँ पे कोई फिजिक्स अड्डा है, ठीक है ना, देखती हूँ बहुत सारे उसके फैकल्टीज टी शर्ट पहन के घूमते रहते हैं, ठीक है। अन अकेडमी है, बहुत सारे, बायजूस है, इवन आपका जो आकाश है वो भी मर्ज हो गया, उसको भी टेक ओवर कर लिया है बायजूस ने। क्यों? दे आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और उनको पता है आने वाला टाइम तो हमारा ही है, ठीक है ना। फिजिकल क्लासेस तो अभी ऐसे ही चलता रहेगा। समझ में आ रहा है? तो कब आया बायजूस? आया था बहुत पहले, लेकिन अब देखो कितना ज्यादा उसका डिमांड हो गया, बहुत ज्यादा डिमांड में आ गया वो अब। इसलिए नहीं क्योंकि शाहरुख खान उसका ब्रांड एम्बेसडर, इसलिए क्योंकि नीड वैसा क्रिएट हो गया सिचुएशन में, राइट। इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, इस चेंज को आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 1 मिनट फैसल, इस चेंज को आप फिर से हैंड रेज करना, नहीं तो फिर मुझे ढूंढना पड़ता है। ओके,
तो आप क्या कर सकते हैं, इस नीड को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपनी तैयारी पहले कर सकते हैं उस चीज को अचीव करने के लिए। एक सेकेंड, यस अनम्यूट किया मैंने। मैम विजनरी का मीनिंग क्या होता है, जो अभी आप विजनरी के बारे में बोल रहे थे? विजनरी मतलब जो लॉन्ग टर्म चीजों को अभी से देख सकता है, परख सकता है, जो स्थिति को पहले से अनुमान लगा सकता है कि ऐसा होने वाला है, ठीक है ना, जिसके पास लॉन्ग टर्म विजन होता है। आपको जो नहीं दिख रहा वो उनको दिख रहा है, ठीक है, बिकॉज वो दे आर सो एक्सपीरियंस, दे आर सो मच इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग। वो इतने माइन्यूटली बिजनेस को थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोबल क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, यही होता है रविराज। और किसी को कुछ पूछना है? फैशल को कुछ पूछना था, आप हैंड रेज करिए। रोल नंबर 81, नो, ठीक है, यस आस्क। शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर नहीं रह गया मैम। अच्छा ठीक है, चलो नहीं रह गया तो कोई बात नहीं, पर था, ठीक है, वी आर कमिंग टू द पॉइंट। इससे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा, आपको समझ में आया ये बात ना, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ओके। कौन है यही बता दो फैशल अब जल्दी, क्योंकि मैं तो अभी भी उसी को देखती हूँ ऐड में, अगर कभी देखती हूँ तो नॉर्मली मैं टीवी देखती ही नहीं हूँ, ठीक, नहीं मालूम, ठीक, कोई बात नहीं, एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हो गया हमारा इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, या कृत रंजन। Ma'am, adaptation to change is to adapt with the changing of environment and situation and technology. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, whatever technology change, environment change, political policy change, foreign exchange policy change, जो भी बदला है उसको आप अडेप्ट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्लियर कट नेटवर्क होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। जैसे ही उनको पता चलता है कि ये इस तरह का चेंज आने वाला है, वो शुरू से अपने उसी समय से वो अपने एम्प्लॉयज को उस ट्रेनिंग में ढाल देते ताकि वो आसानी से उस चेंज को पहले तो एक्सेप्ट कर सके, फिर अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट कर सके, अपने आप को उस चेंज में ढाल सके, ठीक है। सिचुएशंस भी जो क्राइसिस होते हैं उससे भी अडेप्ट किया करते हैं क्या फिर से बोलना कृत, या फिर से बोलना एक बार। सिचुएशन जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सिचुएशन क्रिएट होता है तो उससे भी अडेप्ट करके लोग उस पे वर्कआउट करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल वर्कआउट करते हैं। किसी भी तरीके का सिचुएशन में चेंज हो या कोई भी पॉलिसी में चेंज हो, उसको अडेप्ट तो करना पड़ेगा ना। रिजिड रहेंगे तो क्या होगा, हम नहीं कर पाएंगे काम को, ठीक है। रिजिड रहेंगे तो फिर वो चेंज बदलता जाएगा और हम अपने आप को उस हिसाब से चेंज नहीं कर पाएंगे। तो जैसे जैसे चेंज सिचुएशन में एनवायरनमेंट में आ रहा है वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज होना चाहिए, ठीक है। ओके मनीष, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। मैम वो बायूस का न्यू ब्रांड एम्बेसडर मैम नीरज चोपड़ा अभी फिलहाल। अच्छा ठीक है, चलो थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, ठीक है फैसल, पता चल गया हम लोगों को। तुम्हें और कुछ बोलना है या? मैम और कुछ नहीं बोलना था, ठीक वही है, बोलना ओके ओके, थैंक यू सो मच। नाउ एडेप्टेशन टू चेंज के बाद अब हम आए इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन पे। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या कि जो काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंट्रोल एक्सरसाइज करना, रूल्स डिफाइन करना और काम कराना, यानी ऑथोरिटी एंड पोजीशन। जिसके पास जितनी ताकत है, जिसके पास जितना पावर है, जिसको जितनी ऑथोरिटी दी गई है उसका वो सही इस्तेमाल करे और उसको आप अकाउंटेबल बनाइए। जिसको आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसको आप अकाउंटेबल बनाइए कि वो उस काम को जिम्मेदारी से ले और काम करके वापस दे। तो इससे क्या होता है, इफेक्टिवली एडमिनिस्टर किया जा सकता है। जिसने काम नहीं किया आप सिर्फ उसी को पनिश करेंगे, दूसरे को उसमें लपेटेंगे नहीं। समझ में आया ना? तो क्या होगा, पता होता है कि ये मेरी जिम्मेदारी, मैंने नहीं किया तो मुझे डांट लगेगी, मेरे बदले में किसी और को उसके लिए नहीं पेनलाइज किया जाएगा, नहीं नुकसान उनको नहीं उठाना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या है, इससे आप क्या कर सकते हो, इफेक्टिवली आप डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हो, टीम को एडमिनिस्टर कर सकते हो। ओके, नाउ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कोई डिफाइन कर सकता है क्या? अभी तक मैंने इतना पढ़ाया उसके बेसिस पर। हाउ इट हेल्प्स, हाउ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग द पर्सनल। जब भी पर्सनल बोलते हैं इट इज रिलेटेड विथ मैन पावर, या
मैम रविराज। पर्सनल एक तरह से मैम हुआ कि एम्प्लॉइज को लेकर बात होना, उनके रिम्यूनरेशन को ठीक है, लेकर ठीक है, बात होना। डेवलपमेंट और पर्सनल को बोलो कैसे डिफाइन करोगे। बात बिल्कुल सही है कि वो एम्प्लॉयज से रिलेटेड है। ठीक है, मैं अमन को अनम्यूट करती हूँ, आप बताइए। म्यूट, ठीक है अमन। मैम इसमें उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जिनसे उनका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होता है और उनके स्किल्स शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब होता है व्हेन यू ऑर्गेनाइज, यू असाइन सर्टेन टास्क। जब वो उस काम को कंप्लीट कर लेता है तो आप उसको धीरे धीरे चैलेंजिंग टास्क देने लगते हैं, धीरे धीरे और भी अच्छा हायर लेवल के काम में इन्वॉल्व करते हैं या डिसीजन लेने का मौका देते हैं, जिससे क्या होता है उसको और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है और वो सब्सिक्वेंटली एक लेवल से दूसरे लेवल पे, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पे बढ़ सकता है। अब ठीक है, एचआर में ही मान लो स्पेशलाइजेशन की बात करें तो एचआर में ही कोई ज्वाइन करता है, मान लो छोटा फ्रेशर है, ज्वाइन कर रहा है किसी कंपनी को, तो वो एचआर एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करेगा। उसके बाद उसको और थोड़ा सा एचआर का एक्सपोजर देंगे, थोड़ा दिन वो काम कर लेगा और अच्छे से काम करने लगेगा। तो क्या जिंदगी भर हम उससे एचआर एग्जीक्यूटिव ही रखेंगे? नहीं ना। स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि आप इसको थोड़ा सा हायर लेवल का चैलेंजेस दो, काम दो, फिर क्या होगा वो सीनियर एचआर एग्जीक्यूटिव बनेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे एचआर मैनेजर, असिस्टेंट एचआर मैनेजर बनेगा, फिर एचआर मैनेजर बनेगा, फिर वो उस एरिया का एचआर हेड हो जाएगा, फिर वो उस कंट्री का एचआर हेड हो जाएगा। तो क्या हुआ, ग्रोथ उसका एचआर में ही हो रहा है, यानी स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट उसको मिल रहा है, उस फील्ड में उसका ग्रोथ बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक हुआ। दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। यानी कि एक ही काम को करते करते जब वो बहुत ज्यादा स्किलफुल हो जाता है तो धीरे धीरे उसको एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाता है उसी फील्ड में, और चैलेंजिंग टास्क और हायर लेवल के डिसीजंस लेने में उसको मौका मिलता, और अगर वो कर लेता तो उसके लिए एक मोटिवेशन हुआ और प्रमोशनल या फिर ग्रोथ का एक ग्राफ क्रिएट होता है उसके लिए। ठीक है, इसी को कहते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, जो ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से आप कर सकते हैं। ओके, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ पे आते हैं। हाउ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर एक्सपैंड करना है, अपना बिजनेस बहुत जगह खड़ा करना है, बहुत मल्टीपल स्टेट में उसको अपने बिजनेस चलाना है, या फिर अक्रॉस द कंट्री उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे हेल्प करेगा? इसलिए ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करेगा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली एम्प्लॉइज को अलाउ करता है डिसीजन लेने में। ठीक है ना, वो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लेता है। आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपने अथॉरिटी को यूटिलाइज करके उस लिमिटेशन तक जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं लीजिए। तो इससे होता है क्या कि आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपके एम्प्लॉयज में बढ़ती है। और क्या होता है, तो डिफरेंट चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ता है। ऑल द टाइम दे आर फेसिंग न्यू चैलेंजेस ऑफ देयर ओन फील्ड। ठीक है, ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशंस में अगर आप चाहते हैं कि आपका एंटरप्राइज और ग्रो करे, तो आपके पास क्या ज्यादा डिसीजन मेकिंग करने वाले, ज्यादा प्लानिंग करने वाले, ज्यादा एक्सपर्ट हैंड्स हैं। एक्सपर्ट हैंड कैसे है? क्योंकि आपने उनको उनके जिस फील्ड में वो इंटरेस्टेड थे, जिस फील्ड में उनका स्पेशलाइजेशन था, उसमें उनको ग्रो करने का मौका दिया। तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएंगे जो अलग अलग एरिया के एक्सपर्ट्स रहेंगे, मंजे हुए मैनेजर्स आपके तैयार हो जाएंगे। एंड विद द हेल्प ऑफ दोज veterans you can expand your business very easily, right? एक ब्रांच है, इसमें से कुछ मैनेजर्स को उस ब्रांच पे भेज दो, they will take care of that particular new branch। ऐसे ही होता है ना, कोई नया ब्रांच बनता है तो हर समय हम बाहर से हायरिंग नहीं करते, बल्कि जो हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल 7 साल से लोग काम कर रहे हैं और जिन पे हमको फेथ हो जाता है, उनको हम वहां का हेड बना के भेजते हैं। यस, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पॉलिसी से हमारे एक्टिविटीज से, हमारे काम करने के तरीके से, रूल से ऑलरेडी वाकिफ होते हैं, वो अच्छे से वहां पे उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, आपको एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में भी हेल्प करता है, बिकॉज यू हैव मोर स्पेशलाइज्ड एंड मोर स्पेशलिस्ट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, जिनको आपने मौका दिया उसी फील्ड में काम करने का, और वो बहुत वेटरन हो चुके हैं। अब ऐसे लोग आपके नए बिजनेस को भी हैंडल कर लेंगे। यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट हु विल टेक केयर ऑफ द बिजनेस। पैसा तो है, हम बढ़ा तो लेंगे, लेकिन हमारे बिजनेस को हैंडल कौन करेगा? ये भी एक समस्या होता है जो ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके यहाँ अच्छे वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम? कुछ पूछना है? नेक्स्ट है स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोगों का भी क्लास है इसके फर्दर बाद,
मैंने अनम्यूट किया है, कोई भी बोल। यस ओके मैम तो माइक्रो का ओके 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 ठीक है, 5 मिनट टाइम दीजिए, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, फिर आप लोग लीव कर सकते हैं। एक सेकंड। BBA AKU फर्स्ट सेम, ओके 1 2 3 Yes, ma'am. 3. 4 5 Yes, ma'am. 4. 5 6 यस मैम 7 Yes, मैम ma'am. 6. 8 Yes, ma'am. 9 Present, 10 ma'am. 9. okay 10 10 present. ma'am. 11 12 Present, ma'am. 13 14 15 Present, ma'am. 16 Yes, ma'am. Harsan, ma'am. 17 18 Present, ma'am. okay 18 18 present, ma'am. 19 Present, ma'am. 20 21 Present, ma'am. 21. 22 Present, ma'am. 23 24 25 Present, ma'am. 24. 26 okay 25 है no 26 27 28 29 Yes, Present, ma'am. ma'am. 29. Ma'am 28. okay 30 31 Yes, ma'am. 32 31, 32 ma'am. हो गया 32 33 मैम 28 का हो गया है? हाँ हो गया 33 34 35 Yes, 34, ma'am. ठीक है 36 34. दोनों हो गया Present, ma'am. 36 36. ओके 37 38 Yes, ma'am. 38. 39 39 present, ma'am. 40 41 Yes, ma'am. 42 Present, ma'am. 43 Yes, ma'am. 44 Yes, ma'am. 45 Present, ma'am. 45. 46 Yes, ma'am. 47 Present, ma'am. 48 Present, 49 ma'am. 48. okay 49 49 50 Yes, ma'am. 50. 51 Yes, 52 ma'am. Yes, okay, ma'am. 52 53 53 Ma'am. Present, ma'am. 54 55 Yes, ma'am. 55. 56 53 हो गया. Ma'am, 55. हाँ हो गया 55 56 53 भी हो गया 56 57 58 59 Present, ma'am. 60 61 62 Present, ma'am. 63 Yes, ma'am. 64 okay Ma'am, 64 63. हो गया बाबू 65 66 Present, ma'am. 67 68 Present, ma'am. 69 Present, ma'am. 70 यस मैम 70 71 Yes, ma'am. 72 71. Yes, Sir. ma'am. 72. okay 73 Ma'am. 74 Yes, ma'am. 75 76 Yes, ma'am. 77 यस मैम 78
Yes, ma'am. 79, 80, Yes, ma'am. 81, Present, ma'am. 82, 83. Present, ma'am. 82 present, ma'am. Okay, 84 Ma'am, 83 भी present. हो गया. 84, Yes, ma'am. 84, ma'am. हाँ एक सेकेंड. हाँ 84 हो गया. 85, Yes, ma'am. 85, ma'am. Abhishek. 86, Present, ma'am. 87, Present, ma'am. 88, 89, 90, Present, ma'am. 90. 91, 92. Yes, ma'am. 91. Okay, Yes, ma'am. 92, 93, Present, ma'am. 94, Yes, 95. ma'am. 94. 95, ma'am. 93, ma'am. Ma'am, 94. Okay, 96 हो गया. Yes, ma'am. 96, 97, 97 Yes, है. ma'am. 97. 98, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 99, Yes, ma'am. 100, Yes, ma'am. 100. 101, Yes, ma'am. 101. 102, 102, 103, 104, 105. That's it. ठीक है, बैच 1 के बच्चे लीव कर सकते हैं. 1 मिनट. 41 हो गया. या Ma'am, 76. I'm not sure. 76. Yes, ma'am. एक सेकंड में देख लेती हूँ. मैम 94 एक बार चेक कर लीजिएगा. 76 बना हुआ है Thank you, ma'am. और 94 भी बना हुआ है. ठीक है, थैंक यू सो मच. आप लोग लीव कर सकते हैं. मैं बैच 2 का ले लेती हूँ अटेंडेंस. Thank you, ma'am. BBA बैच 1 हो चुका ना. BBA बैच 2. यस. One, Present, ma'am. 2, Present, ma'am. 3, 4, 5, 6, 7. Yes, ma'am. 7. Okay, 8, 9. Present, 10. ma'am. 8. ठीक है. 9, 10 है क्या? Ma'am, 8 present. 11, 12, Present, 13, ma'am. 12, 12, ma'am. 13, 14, 15. Yes, ma'am. 13. Okay, 14 भी present है. Okay, 15, Yes, ma'am. 15, 16, 17, Present, ma'am. 18, Yes, ma'am. 18. 19, 20, 21, Present, ma'am. 22, 23, Present, ma'am. 24, Yes, ma'am. 25, Present, ma'am. 26, Present, ma'am. 27, 28. सभ्यता है? No. Yes, ma'am. 28, ma'am. 28 हो गया. 29, Yes, ma'am. 30, 31, Yes, 32, okay. 32, 31. Present, ma'am. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Present, ma'am. 41, Present, ma'am. 40 हो चुका. और कोई है क्या? 38 भी है. 38 अपने टर्म में बोला करिए. ओके. 41, Present, ma'am. 42, Ma'am, 30. 42, Present, ma'am. 43, 44, 45, 46, Present, ma'am. 46. 47, 48, 49. Yes, ma'am. Okay. 50, 51, 52. Present, ma'am. 51. Present, ma'am. 52. Okay. 53, 54, 55, Present, ma'am. 56, 57. Present, ma'am. Present, ma'am. 56. हो गया. 57 प्रेजेंट. 58 Present, ma'am. Ma'am, 56. हो गया. मैंने यशांसी देखा था आपको. 58, 58. Yes, ma'am. 59. एक सेकंड. Yes. 59,
60, 61, Present, ma'am. 62, मैम 51 हुआ 62, 63, मैम 51 का छूट गया 51 का छूट गया, 51 का बना हुआ है, 50 नंदनी। 50 51 बोल रहे हो ना तुम? 50, ma'am. 50. मैम वो टेक्निकल से निकल ओके, गया हो फर्स्ट ही गया, बैच में हो गया, ठीक है, चलो। 59, 60, 61, 62, 61 हो चुका है, 63, Present, ma'am. 64, 65, 66, 67, Present, ma'am. 68, Yes, ma'am. 69, Present, ma'am. 70, 71, Present, ma'am. 72, 72, 73, 74, 75, Present, ma'am. 76, मैम 73 मैम 73%। ठीक है, 76, 77, 78, 78, 79, 80, 81, yeah, 81, 82, 83, 84, 85, 86, ma'am. 85, 78 present, ma'am. वो कितने देर के बाद नींद खुली है? Ma'am 78. 85 हो चुका है, 85, 78 ma'am. 86 अरे आवाज नहीं जाता इससे? हो गया, रंजन, गौरव रंजन। 87, 88, 89, 89, 90, 91, 92, 91 हो चुका, 92, 92, 93, 94, 94, 95, 96, Yes, ma'am. 96. 97, यस मैम 97 98, 99, Yes, ma'am. 100, 101, 102, Present, ma'am. okay, 102, 101, ma'am. 102, 103, 104, 105, यस मैम 106, मैम 104 okay, 106, 107, Present, ma'am. 108, 109 हो गया। We are done with Ma'am, attendance. 107. क्या? 97 हो चुका है, 107. 107 बन 100 चुका है हिमांशु, ठीक है, सबका Yes. हो गया है। 97 भी प्रतीक है, वो भी बन चुका है, ठीक है। You can leave Thank you, the ma'am. class. Yeah, welcome, Thank you, ma'am. welcome. मैम हेलो बोलो। मैम 66 प्रेजेंट है ना? 66 आदित्य, ठीक है, आई विल चेक, ठीक।